राज्य पर वांडरवेल्डे की नई पुस्तक। काउत्स्की की किताब पढ़ने के बाद ही मुझे वांडरवेल्डे की किताब सोशलिज्म वर्सेस द स्टेट पेरिस 1918 से परिचित होने का मौका मिला। दोनों किताबों की तुलना अनायास ही मन में आती है। काउत्स्की द्वितीय इंटरनेशनल 1889 से 1914 के वैचारिक नेता हैं, जबकि वांडरवेल्डे अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी ब्यूरो के अध्यक्ष की हैसियत से इसके आधिकारिक प्रतिनिधि हैं। दोनों ही द्वितीय इंटरनेशनल के पूर्ण दिवालियापन का प्रतिनिधित्व करते हैं और दोनों ही अनुभवी पत्रकारों की कुशलता के साथ इस दिवालियापन और अपने स्वयं के दिवालियापन और पूंजीपति वर्ग के प्रति समर्पण को मार्क्सवादी कैचवर्ड के साथ कुशलतापूर्वक छिपाते हैं। एक हमें जर्मन अवसरवाद की खासियत का एक शानदार उदाहरण देता है, जो पूंजीपति वर्ग को अस्वीकार्य सभी चीजों को छांटकर मार्क्सवाद को भारी, सिद्धांतबद्ध और पूरी तरह से गलत साबित करता है। दूसरा प्रकार लैटिन का कुछ हद तक ऐसा कहा जा सकता है कि पश्चिमी यूरोपीय अर्थात जर्मनी के पश्चिम का प्रचलित अवसरवाद का प्रकार है, जो अधिक लचीला, कम बोझिल है तथा जो मार्क्सवाद को उसी मौलिक विधि से किंतु अधिक सूक्ष्म तरीके से मिथ्या सिद्ध करता है। दोनों ही मार्क्स की राज्य संबंधी शिक्षा के साथ साथ सर्वहारा वर्ग की तानाशाही संबंधी शिक्षा को भी पूरी तरह से विकृत करते हैं। वांडरवेल्डे पहले विषय पर अधिक चर्चा करते हैं, जबकि काउत्स्की दूसरे विषय पर। दोनों ही दो विषयों के बीच मौजूद बहुत ही घनिष्ठ और अविभाज्य संबंध को स्पष्ट करते हैं। दोनों ही शब्दों में क्रांतिकारी और मार्क्सवादी हैं, लेकिन व्यवहार में वे पाखंडी हैं, जो क्रांति से खुद को अलग करने का हर संभव प्रयास करते हैं। उनमें से किसी में भी ऐसा कुछ नहीं है जो मार्क्स और एंगेल्स के कार्यों में व्याप्त हो और जो वास्तव में समाजवाद को उसके बुर्जुआ व्यंग्य से अलग करता हो, अर्थात सुधार के कार्यों से भिन्न क्रांति के कार्यों की व्याख्या, सुधारवादी रणनीतियों से भिन्न क्रांतिकारी कार्यनीति की व्याख्या, उजरती गुलामी की व्यवस्था या शासन के उन्मूलन में सर्वहारा वर्ग की भूमिका की व्याख्या, जो कि महान शक्तियों के सर्वहारा वर्ग की भूमिका से भिन्न है, जो पूंजीपति वर्ग के साम्राज्यवादी अतिलाभ और अतलूट का एक कण भी पूंजीपति वर्ग के साथ साझा करता है। इस मत के समर्थन में हम वांडरवेल्डे के कुछ सबसे महत्वपूर्ण तर्क उद्धृत करेंगे। काउत्स्की की तरह वांडरवेल्डे भी मार्क्स और एंगेल्स को बहुत जोश के साथ उद्धृत करते हैं, और काउत्स्की की तरह वे मार्क्स और एंगेल्स से जो भी आप चाहें उद्धृत करते हैं, सिवाय उन बातों के जो पूंजीपति वर्ग को बिल्कुल अस्वीकार्य हैं और जो क्रांतिकारी को सुधारवादी से अलग करती हैं। वे सर्वहारा वर्ग द्वारा राजनीतिक सत्ता की विजय के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, क्योंकि व्यवहार ने इसे पहले से ही सख्त संसदीय सीमाओं के भीतर सीमित कर दिया है। लेकिन इस तथ्य के संबंध में कि पेरिस कम्यून के अनुभव के बाद मार्क्स और एंगेल्स ने आंशिक रूप से अप्रचलित कम्युनिस्ट घोषणापत्र को इस सत्य की व्याख्या के साथ पूरक करना आवश्यक समझा कि मजदूर वर्ग केवल तैयार राज्य मशीनरी पर कब्जा नहीं कर सकता, बल्कि उसे नष्ट करना होगा, इस बारे में कहने के लिए उनके पास एक भी शब्द नहीं है। वांडरवेल्डे और काउत्स्की मानव सहमति से सर्वहारा क्रांति के अनुभव में सबसे आवश्यक बात को पूरी तरह से चुपचाप छोड़ देते हैं, ठीक वही जो सर्वहारा क्रांति को बुर्जुआ सुधारों से अलग करता है। काउत्स्की की तरह वांडरवेल्डे सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बारे में बात करते हैं, लेकिन खुद को इससे अलग कर लेते हैं। काउत्स्की ने इसे घोर झूठ बोलकर किया, वांडरवेल्डे इसे और भी सूक्ष्म तरीके से करते हैं। अपनी पुस्तक के भाग खंड 4 में सर्वहारा वर्ग द्वारा राजनीतिक सत्ता की विजय के विषय पर वह उपखंड बी को सर्वहारा वर्ग की सामूहिक तानाशाही के प्रश्न के लिए समर्पित करते हैं। मार्क्स और एंगेल्स को उद्धृत करते हैं। मैं दोहराता हूं, मुख्य बिंदु से संबंधित बातों को छोड़कर, अर्थात पुरानी बुर्जुआ लोकतांत्रिक राज्य मशीन को नष्ट करना, और निष्कर्ष निकालते हैं। समाजवादी हलकों में सामाजिक क्रांति की अवधारणा आमतौर पर इस प्रकार की जाती है: एक नया कम्यून, इस बार विजयी, और एक स्थान पर नहीं बल्कि पूंजीवादी दुनिया के मुख्य केंद्रों में। यह एक परिकल्पना है, लेकिन ऐसी परिकल्पना जिसमें कुछ भी असंभव नहीं है, ऐसे समय में जब ये स्पष्ट हो रहा है कि युद्ध के बाद की अवधि में कई देशों में अभूतपूर्व वर्ग विरोध और सामाजिक उथल पुथल देखने को मिलेगी। लेकिन अगर पेरिस कम्यून की विफलता, रूसी क्रांति की कठिनाइयों की बात न करें, कुछ भी साबित करती है, तो वही ये कि पूंजीवादी व्यवस्था को तब तक समाप्त करना असंभव है जब तक कि सर्वहारा वर्ग परिस्थितियों के बल पर अपने हाथों में आने वाली शक्ति का उचित उपयोग करने के लिए खुद को पर्याप्त रूप से तैयार नहीं कर लेता। पृष्ठ 73। और इस मुद्दे पर और कुछ भी नहीं। यहाँ वे हैं, द्वितीय इंटरनेशनल के नेता और प्रतिनिधि। 1912 में उन्होंने बेसल घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जो स्पष्ट रूप से 1914 में छिड़े उसी युद्ध और सर्वहारा क्रांति के बीच संबंध की बात करता है और वास्तव में इसे एक खतरे के रूप में प्रस्तुत करता है। और जब युद्ध छिड़ गया और एक क्रांतिकारी स्थिति पैदा हुई, तो काउत्स्की और वांडरवेल्स ने खुद को क्रांति से अलग करना शुरू कर दिया। पेरिस कम्यून प्रकार की क्रांति केवल एक असंभव परिकल्पना नहीं है,
ये यूरोप में सोवियत संघ की संभावित भूमिका के बारे में कौत्स्की के तर्क के काफी अनुरूप है। लेकिन हर शिक्षित उदारवादी इसी तरह तर्क करता है। वह निस्संदेह अब इस बात से सहमत होगा कि एक नया कम्यून असंभव नहीं है, कि सोवियतों की इसमें बड़ी भूमिका है, आदि। सर्वहारा क्रांतिकारी उदारवादी से ठीक इसी मामले में अलग है कि वह एक सिद्धांतकार के रूप में कम्यून और एक राज्य के रूप में सोवियतों के नए महत्व का विश्लेषण करता है। हालांकि वान डे वेल्डे ने पेरिस कम्यून के अनुभव का विश्लेषण करते समय मार्क्स और एंगेल्स द्वारा इस विषय पर इतने विस्तार से कही गई हर बात को चुपचाप छोड़ दिया। एक व्यावहारिक कार्यकर्ता के रूप में, एक राजनीतिज्ञ के रूप में, एक मार्क्सवादी को ये स्पष्ट कर देना चाहिए था कि केवल समाजवाद के गद्दार ही अब सर्वहारा क्रांति, कम्यून प्रकार की, सोवियत प्रकार की, या शायद किसी तीसरे प्रकार की आवश्यकता को स्पष्ट करने, इसके लिए तैयारी की आवश्यकता को समझाने, लोगों के बीच क्रांति के लिए प्रचार करने, इसके खिलाफ निम्न बुर्जुआ पूर्वाग्रहों का खंडन करने आदि के कार्य से बच सकते हैं। लेकिन न तो काउत्स्की और न ही वान डे वेल्डे ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि वे स्वयं समाजवाद के गद्दार हैं, जो श्रमिकों के बीच समाजवादी और मार्क्सवादी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते हैं। प्रश्न का सैद्धांतिक सूत्रीकरण लीजिए। लोकतांत्रिक गणराज्य में भी राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन की मशीन के अलावा और कुछ नहीं है। काउत्स्की इस सत्य से परिचित हैं, इसे स्वीकार करते हैं, इससे सहमत हैं, लेकिन वे इस बुनियादी सवाल से बचते हैं कि सर्वहारा वर्ग को सर्वहारा राज्य की स्थापना करते समय किस विशेष वर्ग का दमन करना चाहिए, किन कारणों से और किन तरीकों से। वान डे वेल्डे मार्क्सवाद के इस मौलिक प्रस्ताव से परिचित हैं, उसे स्वीकार करते हैं, उससे सहमत हैं और उसे उद्धृत भी करते हैं। उनकी पुस्तक का पृष्ठ 72। लेकिन वे शोषकों के प्रतिरोध के दमन के अप्रिय पूंजीवादी सज्जनों के लिए विषय पर एक शब्द भी नहीं कहते हैं। वान डे वेल्डे और काउत्स्की दोनों ने इस अप्रिय विषय से पूरी तरह से किनारा कर लिया है। यही उनका धर्मत्याग निहित है। काउत्स्की की तरह वान डे वेल्डे द्वंद्ववाद के स्थान पर उदारतावाद को प्रतिस्थापित करने की कला में एक पुराने मास्टर हैं। एक ओर इसे स्वीकार किए बिना नहीं रहा जा सकता और दूसरी ओर इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। एक ओर राज्य शब्द का अर्थ समग्र रूप से राष्ट्र हो सकता है, देखें लिटरेचर शब्दकोश, एक विद्वान कार्य, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। और वान डे वेल्डे पृष्ठ 87। दूसरी ओर राज्य शब्द का अर्थ सरकार हो सकता है। वान डे वेल्डे इस विद्वान सामान्य कथन को मार्क्स के उद्धरणों के साथ साथ अनुमोदन के साथ उद्धृत करते हैं। वान डे वेल्डे लिखते हैं कि राज्य शब्द का मार्क्सवादी अर्थ सामान्य अर्थ से अलग है, इसलिए गलतफहमी पैदा हो सकती है। मार्क्स और एंगेल्स राज्य को व्यापक अर्थों में राज्य नहीं मानते, न ही मार्गदर्शन के अंग के रूप में, बल्कि समाज के सामान्य हितों, समाज के सामान्य हित के प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं। ये राज्य शक्ति के रूप में है, राज्य अधिकार के अंग के रूप में है, राज्य एक वर्ग के दूसरे वर्ग पर शासन के साधन के रूप में है। वान डे वेल्डे की पुस्तक के पृष्ठ 75 से 76। मार्क्स और एंगेल्स राज्य के उन्मूलन के बारे में केवल इसके दूसरे अर्थ में बात करते हैं। बहुत अधिक निरपेक्ष कथनों के गलत होने का जोखिम रहता है। पूंजीवादी राज्य जो एक वर्ग के अनन्य शासन पर आधारित है, और सर्वहारा राज्य जिसका उद्देश्य सभी वर्गों को समाप्त करना है, के बीच कई संक्रमणकालीन चरण है। पृष्ठ 156। यहाँ आपके पास वान डे वेल्डे के तरीके का एक उदाहरण है, जो काउत्स्की के तरीके से केवल थोड़ा अलग है और संक्षेप में उसके समान है। द्वंद्वात्मकता निरपेक्ष सत्य को अस्वीकार करती है और विपरीतताओं के क्रमिक परिवर्तनों और इतिहास में संकटों के महत्व की व्याख्या करती है। उदारवादी ऐसे प्रस्ताव नहीं चाहते जो बहुत निरपेक्ष हो, क्योंकि वह क्रांति के लिए संक्रमणकालीन चरणों को प्रतिस्थापित करने की अपनी संकीर्ण इच्छा को आगे बढ़ाना चाहता है। काउत्स्की और वान डे वेल्डे इस तथ्य के बारे में कुछ नहीं कहते कि पूंजीपति वर्ग के शासन के अंत के रूप में राज्य और सर्वहारा वर्ग के शासन के अंत के रूप में राज्य के बीच संक्रमणकालीन चरण क्रांति है, जिसका अर्थ है पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकना और उनकी राज्य मशीन को तोड़ना, नष्ट करना। काउत्स्की और वान डे वेल्डे इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि पूंजीपति वर्ग की तानाशाही को एक वर्ग, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, और क्रांति के संक्रमणकालीन चरणों के बाद सर्वहारा राज्य के क्रमिक विनाश के संक्रमणकालीन चरण आएंगे। यही उनकी राजनीतिक धर्म त्यागिता निहित है। सैद्धांतिक रूप से, दार्शनिक रूप से द्वंद्ववाद के स्थान पर उदारतावाद और कुतर्कवाद का प्रतिस्थापन निहित है। द्वंद्ववाद ठोस और क्रांतिकारी है और एक वर्ग की तानाशाही से दूसरे वर्ग की तानाशाही में संक्रमण और लोकतांत्रिक सर्वहारा राज्य से गैर राज्य में संक्रमण, राज्य का लुप्त होना, के बीच अंतर करता है। पूंजीपति वर्ग को खुश करने के लिए काउत्स्की और वान डे वेल्डे की उदारतावाद और कुतर्कवाद वर्ग संघर्ष में ठोस और सटीक सभी चीजों को धुंधला कर देते हैं और इसके बजाय संक्रमण की सामान्य अवधारणा को आगे बढ़ाते हैं,
जिसके तहत वे क्रांति के अपने त्याग को छिपा सकते हैं, जैसा कि हमारे समय के 9-10वें आधिकारिक सामाजिक लोकतांत्रिक छिपाते हैं। एक उदारवादी और परिष्कारक के रूप में वांडरवेल्डे कौत्स्की की तुलना में अधिक कुशल और सूक्ष्म है, क्योंकि वाक्यांश संकीर्ण अर्थ में राज्य से व्यापक अर्थ में राज्य में संक्रमण, क्रांति की सभी समस्याओं, क्रांति और सुधार के बीच के सभी अंतरों और यहाँ तक कि मार्क्सवादी और उदारवादी के बीच के अंतर से बचने के साधन के रूप में काम कर सकता है। यूरोपीय शिक्षा प्राप्त कौन सा बुर्जुआ इस सामान्य अर्थ में सामान्य रूप से संक्रमणकालीन चरणों को नकारने के बारे में सोचेगा। वांडरवेल्डे लिखते हैं, मैं गुएज़डे से सहमत हूं कि निम्नलिखित 2 शर्तों के पूरा होने के बिना उत्पादन और विनिमय के साधनों का समाजीकरण करना असंभव है। एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर शासन करने के साधन के रूप में वर्तमान राज्य का सर्वहारा वर्ग द्वारा राजनीतिक सत्ता पर विजय प्राप्त करके मुंगर के अनुसार जनता का श्रम राज्य में परिवर्तन। 2. राज्य को अधिकार के अंग के रूप में और राज्य को मार्गदर्शन के अंग के रूप में पृथक करना, या सेंट साइमन की अभिव्यक्ति का उपयोग करें तो मनुष्यों के शासन को वस्तुओं के प्रशासन से पृथक करना। पृष्ठ 89। वांडरवेल्डे ने इन प्रस्तावों के महत्व पर विशेष जोर देते हुए इसे इटैलिक में रखा है। लेकिन ये सरासर उदारवादी मिश्रण है, मार्क्सवाद से पूरी तरह विच्छेद है। लोगों का श्रम राज्य पुराने स्वतंत्र लोगों के राज्य का एक संक्षिप्त रूप है, जिसे जर्मन सामाजिक जनवादियों ने 70 के दशक में परेड किया था और जिसे एंगेल्स ने बेतुका करार दिया था। लोगों का श्रम राज्य शब्द निम्न बुर्जुआ लोकतंत्रवादियों, हमारे वामपंथी समाजवादी क्रांतिकारियों की तरह के योग्य वाक्यांश है, एक ऐसा वाक्यांश जो वर्ग अवधारणाओं के लिए गैर वर्ग अवधारणाओं को प्रतिस्थापित करता है। वांडरवेल्डे सर्वहारा वर्ग, एक वर्ग द्वारा राज्य सत्ता की विजय को लोगों के राज्य के साथ रखता है, और ये देखने में विफल रहता है कि परिणाम एक मिश्रण है। काउत्स्की और उनके शुद्ध लोकतंत्र के साथ परिणाम एक समान अस्तव्यस्तता है, और वर्ग क्रांति वर्ग सर्वहारा तानाशाही वर्ग सर्वहारा राज्य के कार्यों के प्रति एक समान क्रांति विरोधी संकीर्णतावादी उपेक्षा है। इसके अलावा जब राज्य के सभी रूप समाप्त हो जाएंगे तभी मनुष्य की सरकार गायब हो जाएगी और वस्तुओं के प्रशासन के लिए जगह बनेगी। लेकिन इस अपेक्षाकृत दूर के भविष्य के बारे में बात करते हुए वांडरवेल्डे कल के कार्य को अस्पष्ट कर देते हैं, अर्थात पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकना। ये चाल भी उदार पूंजीपति वर्ग की अधीनता के बराबर है। उदारवादी इस बारे में बात करने को तैयार है कि जब लोगों पर शासन करना जरूरी नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसे हानिरहित सपनों में क्यों न उलझे। लेकिन सर्वहारा वर्ग को पूंजीपति वर्ग के उनके अधिग्रहण के प्रतिरोध को कुचलना होगा, एक शब्द भी नहीं। पूंजीपति वर्ग के वर्ग हितों की मांग है। समाजवाद बनाम राज्य, ये वांडरवेल्डे का सर्वहारा वर्ग के प्रति प्रणाम है। प्रणाम करना कठिन नहीं है, हर लोकतांत्रिक राजनीतिज्ञ जानता है कि अपने मतदाताओं के प्रति प्रणाम कैसे करना है, और प्रणाम की आड़ में एक क्रांति विरोधी सर्वहारा विरोधी अर्थ निहित है। वांडरवेल्डे ने ओस्ट्रोगोर्स्की का विस्तृत रूप से अनुवाद करके दिखाया कि आधुनिक बुर्जुआ लोकतंत्र के सभ्य, चमकदार और सुगंधित बाहरी आवरण के नीचे किस तरह का छल, हिंसा, भ्रष्टाचार, झूठ, पाखंड और गरीबों का उत्पीड़न छिपा हुआ है। लेकिन वह इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकालता। लेनिन एम ओस्ट्रोगोर्स्की की पुस्तक ला डेमोक्रेटी एट लेस पार्टिस पॉलिटिक्स का उल्लेख करते हैं, जो पहली बार 1903 में पेरिस में प्रकाशित हुई थी। पहले खंड का रूसी संस्करण 1927 में और दूसरे खंड का 1930 में प्रकाशित हुआ। पुस्तक में ब्रिटेन और अमेरिका के इतिहास पर समृद्ध तथ्यात्मक सामग्री है, जो बुर्जुआ लोकतंत्र के झूठ और पाखंड को उजागर करती है। वह ये देखने में विफल रहता है कि बुर्जुआ लोकतंत्र मेहनतकश और शोषित लोगों का दमन करता है और सर्वहारा लोकतंत्र को पूंजीपति वर्ग का दमन करना होगा। काउत्स्की और वांडरवेल्डे इस बात से अंधे हैं। पूंजीपति वर्ग के वर्गहित, जिनके कारण मार्क्सवाद के ये निम्न बुर्जुआ गद्दार लड़खड़ा रहे हैं, मांग करते हैं कि इस प्रश्न को टाला जाए, इसे दबा दिया जाए या इस तरह के दमन की आवश्यकता को सीधे नकार दिया जाए। निम्न बुर्जुआ उदारतावाद बनाम मार्क्सवाद, कुतर्क बनाम द्वंद्ववाद, संकीर्ण सुधारवाद बनाम सर्वहारा क्रांति, यही वांडरवेल्डे की पुस्तक का शीर्षक होना चाहिए था।